समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, पश्चिम बंगाल में एक जिला है मिदनापुर, उसमें एक छोटा सा ग्राम है बीर सिंह नाम का। उस गांव में एक छोटे से मकान में माँ और बेटे बैठे हुए थे। बेटा अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ, आप बताओ कि मैं आपके लिए कैसे गहने बनवाऊं। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं आपको कुछ गहने पहनाऊं। आपको कैसे गहने पसंद हैं? माँ ने बहुत प्यार से अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे 3 प्रकार के गहने चाहिए, क्या तुम वो मुझे दोगे? वो बनवा दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बेटे ने कहा कि हाँ माँ, बताओ कैसे गहने बनवाने हैं, कौन से गहने बनवाने हैं? माँ ने कहा कि इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, यदि तो स्कूल बनवा दे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गहना होगा, क्योंकि गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूर जाना पड़ता है तो कई बच्चे वहाँ नहीं जा पाते, इसीलिए अशिक्षा का माहौल है। तो एक स्कूल बनवा दे, विद्यालय बनवा दे। दूसरा उन्होंने कहा तो एक दवा खाना खुलवा दे यहाँ, क्योंकि कई ऐसे रोगी हैं जिन्हें दवा नहीं मिलता तो बहुत कष्ट होता है उन्हें, और दूर शहर जाना पड़ता है और कईयों की तो मृत्यु भी हो जाती है। तो दूसरा गहना मुझे चाहिए कि तू दवा खाना बनवा दे इस गाँव में। और तीसरा, बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे हैं जो भूखे हैं, जिनको रहने के लिए भी स्थान नहीं है, तो ऐसा स्थान बनवा दे जहां वो रह भी सकें और साथ ही भूखे भी ना रहें। तो ये 3 गहने यदि तू दे सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटे की आंख में आंसू आ गए और वो अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। आप जानते हैं कि ये बेटा और माँ कौन थे? ये बेटा था ईश्वरचंद विद्यासागर जी, जो कि हमारे भारतवर्ष में बहुत विख्यात हुए हैं, और साथ ही उनकी माँ थी भगवती देवी जी। और आज भी बीर सिंह गांव में वो विद्यालय उपस्थित है जो उस गहने की याद दिलाता है। उसका नाम भी उन्होंने रखा था भगवती विद्यालय। कितना अच्छा होगा ना मित्रों, यदि हर माँ अपने बेटे से, हर पत्नी अपने पति से, हर बहन अपने भाई से ऐसे ही गहने की मांग करे, तो सचमुच कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। शिक्षा का कितना सुंदर प्रचार प्रसार हो जाएगा। साथ ही यदि कोई रोगी भी होगा उसे समय पे दवा मिल जाएगी, और कोई गरीब नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा। देश का माहौल कितना सुंदर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही गहने हमारी बहनें मांगेंगी, और ऐसे गहने हमारे भाई भी अपनी बहन को या अपनी पत्नी को, अपनी माँ को अर्पित करेंगे। देश का भविष्य कितना सुंदर इससे उज्जवल हो जाएगा। इस सुंदर गहने की बात से आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रातः जी का स्वागत करते हैं। प्रातः जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रातः जी, ऐसी माँ, ऐसी पत्नी, ऐसी बहन यदि घर घर में हो तो सचमुच पूरे ही भारतवर्ष का माहौल कितना परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी मातृशक्ति को ही चुना है विश्व कल्याण के लिए। जी।
और यही कारण है कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लोग पूछते हैं कुमार नहीं, पुरुष नहीं जी। हैं, लेकिन मातृशक्ति में सचमुच वो शक्ति है। देखिए अब वो ईश्वरचंद जी क्या उन्हें देते गहने बना के, वो खुश हो जाती, कितनी देर खुश रहती। जी जी। एक छोटी सी संपत्ति उसके पास रहती, लेकिन उसके इन सुंदर विचारों ने सबको संपत्ति दे दी ना, सबको सुख दे दिया। जी जी। तो हमारी मातृशक्ति यदि निस्वार्थ हो जाए और यदि परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो जाए तो सचमुच हमारा देश सबसे महान हो जाएगा। और ये होना है, अब नंबर भारत का है। और यहाँ की अनेक महान नारियां अब विश्व कल्याण के कार्य में लग गई हैं, न केवल स्कूल और दवाखाना खुलवाने तक, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है हर व्यक्ति को महान बनाने के लिए। एक एक व्यक्ति यहाँ महान बनेगा, अलौकिक शक्तियों से भरपूर होगा, पवित्र श्रेष्ठ विचारों से संपन्न होगा, तो घर घर में सुख शांति होगी और हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोचेगा। जी जी। अब माहौल ये है कलयुग में, हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है। जी जी। और मनुष्य दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दे तो माहौल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और ये बात हमारे ऊपर तक जाएगी, नेताओं तक। और नेताएं तो हैं दूसरों के लिए, चलो उनमें भी स्वार्थ आ गया हो, लेकिन ये लहर सब में परोपकार की भावना को जागृत करेगी और ऊपर से लेकर नीचे तक कल्याण ही कल्याण होगा। जी जी जी। प्रथा जी, आपने मातृशक्ति की बात कही और सचमुच ब्रह्मा कुमारी बहनों को देख करके बहुत मन में आदर और सम्मान का भाव जागृत होता है कि इन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा अर्पित कर दिया है। तो ये जैसे आपने कही प्रथा जी बात कि केवल स्कूल या दवाखाना तक की बात नहीं, वास्तव में किस प्रकार की सेवा ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं या अन्य हमारी मातृशक्तियाँ करें ताकि हम सचमुच भारत को स्वर्ग बना पाएं। देखिए, जहाँ स्कूल और दवाखानों की बात होती है, सरकार भी इस क्षेत्र में काफी काम करती है। जी जी। राजस्थान में बहुत जगह, कल ही पेपर में था, एक गांव में स्कूल, 8 क्लासेज और 1 शिक्षक। तो ये व्यवस्था का दोष है। जी। अब सरकार ने खोल दिया स्कूल भी गांव में, एक ही टीचर अपॉइंट किया। क्यों किया ये तो अलग बात है, कम से कम 5 तो होने चाहिए, 8 क्लासेज हैं तो देखिए ऐसी स्थिति बनती जा रही है। और जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं वो कॉमर्शियल भाव से, उनमें परोपकार की भावना, दूसरों को शिक्षित करने की भावना वो बाद में है, पहले है पैसा। जी, जी। इसलिए उसका प्रभाव उसी तरह पड़ता है, जो मनुष्य की मूल भावना है उसका प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है। दवाखाने ये भी ऐसे ही हो गए हैं, सरकार हॉस्पिटल्स खोलती है, डॉक्टर वहाँ पहुँचते ही नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, सरकारी सैलरी भी लेते हैं अच्छी खासी और अपना प्राइवेट काम करते हैं। तो टोटल एक मनुष्य को बदलने की जरूरत पड़ रही है। जी, जी, जी। अगर मनुष्य बदल जाए, अगर उसमें मोरल वैल्यूज आ जाए, तो सरकारें जो काम कर रही है ना, या आज तक भी जो किया है, सभी सरकारें अच्छा करती हैं, लेकिन नीचे वाले गड़बड़ कर देते हैं। धन बहुत किसी भी कार्य के लिए दिया जाता है, खा पी जाते हैं, सब वेल नोन है ये बात। तो ब्रह्मा कुमारी यहाँ काम कर रही हैं मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए, उनमें मोरल वैल्यूज लाने के लिए, उनको व्यसनों से मुक्त करने के लिए, उनके विचारों को सुंदर बढ़ने के लिए, सेवा भाव उनमें जागृत हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत लोग फ्री सेवा देते हैं, गांव-गांव में भी जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अभी हम आसाम में एक जगह गए थे, तो कलेक्टर की ओर से जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है बहुत अच्छा गांव-गांव के लिए, वो चलाया गया और उसमें से 5 गांव हमारी बहनों को दिए गए। एक बहन को अपॉइंट कर दिया गया, उसके साथ 5-6 और भाई हैं जो अपनी नौकरी करते हैं लेकिन अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं इस सेवा के लिए, फ्री सेवा। उस बहन को भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो ईश्वरीय कार्यों में समर्पित है। तो इतने लोग खुश हैं उनके त्याग, सादगी और सेवा भाव से कि गांव के लोग स्वयं ही गांव को स्वच्छ करने
में लगे रहते हैं। स्वयं ही शिक्षा का कार्य, स्वयं ही जल नल बनाना, उनको रिपेयर कराना। जो लोग ध्यान नहीं देते थे और बिगड़े पड़े तो बिगड़े ही पड़े हैं, वो खुद उसमें तत्पर हो गए हैं। तो हमारी बहनें ये कार्य कर रही हैं। इससे क्या है कि जो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आप ही सफल हो जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मनुष्य को भी एक परिवर्तित होने की पहली आवश्यकता है, उसके अंदर नैतिक मूल्य आएंगे तो बाकी के कार्य बहुत सहज और सरल हो मैं जाएंगे। हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए, सरकारें सदा से ही भ्रष्टाचार के लिए बोलती रही। जी जी। हर प्रधानमंत्री आता है, भाई हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ऐसा नहीं, वो कुछ करते नहीं है। सभी प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य श्रेष्ठाचारी ना बने, भ्रष्टाचार को मिटाया ही नहीं जा सकता। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, अखबारों में छपा, 15 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए, दोनों सस्पेंड हो गए, जेल में डाल दिए, क्या जीवन रहा। करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर, सब जानते हैं छुपा हुआ है धन, वो काला धन। अगर मनुष्य भ्रष्टाचारी हो जाए तो शायद वो अपने इस धन को भी परोपकार के कार्य में लगा दे। तो ये कार्य बहनों के द्वारा हो रहा है। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हम भी शुभकामना रखते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग अच्छे इंसान बने, उनके अंदर भी दिव्य गुण आए और ये सारे कार्य, क्योंकि स्कूल जैसे आपने कहे, दवा खाना बहुत तो बन गए हैं, लेकिन उस पर कार्य करने वाले बिल्कुल अपने अंदर से मानवता की भावना से कार्य करने वाले चाहिए। एक चीज मुझे और आ गई याद, अभी किससे चर्चा हो रही थी, हमारे यहाँ गुवाहाटी में ही चर्चा हो रही थी कि देखिए, लोग वृक्षारोपण करते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ भाई, इन अधिकारियों ने की, इन नेताओं ने किया वृक्ष, अच्छा 1 लाख वृक्ष लगाए हैं इतने समय में, लेकिन अब वो कहाँ हैं? तो बता रहे थे उसका नाम निशान ही नहीं रहा, क्योंकि कोई उन्हें संभालने वाला, कोई पानी देने वाला, कोई उन्हें पशुओं से बचाने वाला था ही नहीं। हाँ भाई, नाम हो गया, अखबारों में आ गया, सरकार की फाइलों में आ गया, 1 लाख पेड़ लगाए गए हैं 3 मास में, कितना बड़ा काम किया, उन्हें भी अवार्ड मिला। लेकिन वो सब नदारत है। तो ये इसी के लिए मॉरलिटी की जरूरत है। जी जी जी। कि मनुष्य सच्चे दिल से, सेवा भाव से, सहयोग की भाव से अपने देश को महान बनाना है, इस भावना से कार्य करे। तो सरकार और मनुष्य मिलकर जब ऐसा कार्य करेंगे तो सचमुच, जैसे स्वच्छता अभियान है, जी जी जी, हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं कि हर व्यक्ति सोच लेना कि फेंकना नहीं है कूड़ा ऐसे ही। कार में बैठे हैं, भाई फेंक नहीं देना है बाहर, हमें प्लास्टिक की थैली रखनी है, उसमें डालते रहना, जहाँ उचित स्थान है वहाँ उसको डाल देना। तो हर व्यक्ति अगर जिम्मेदार हो जाए, सेवा भावी, तो देखो कितना अच्छा कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, जल्दी से जल्दी ऐसा होगा। ब्रह्मा कुमारियाँ तो साधुवाद की पात्र हैं ही, और सचमुच जन जन में ये जागृति आएगी और देश पुनः स्वर्ग बनेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। कुछ मेल्स आए हैं भ्राता जी हमारे पास। पहला मेल जो है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है। ये कहते हैं कि मेरे पति व्यवसायी हैं, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट ब्याज में एक व्यक्ति से लिया था। पति का बिजनेस बहुत दिनों से मंदा चल रहा है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। अभी की स्थिति में वो किसी भी हालत में इतना बड़ा अमाउंट लौटा नहीं सकते, इसलिए उनके मन में बहुत नेगेटिव विचार आते रहते हैं। कभी कभी मरने के और मारने के भी विचार आ जाते हैं। साथ ही जिनसे उन्होंने पैसा लिया है वो भी सोचते हैं कि ये पैसा कैसे देंगे, कब देंगे। मैं मेडिटेशन करती हूँ, कृपया बताएं कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। हाँ, ये परिस्थिति बहुतों के सामने आजकल चल रही है कि लोग लोन पर लेकर बड़े बड़े काम चालू करते हैं, बैंक से भी ले लेते हैं, अपने लोगों से भी ले लेते हैं। फिर काम ठीक नहीं चलता तो बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। मान लो 50 लाख ले लिया, अब उसके लिए 50 लाख का इंटरेस्ट भरना भी हर मास बहुत कठिन काम है। इंटरेस्ट न भरे तो ये अमाउंट 1 करोड़ पर पहुंचे, फिर आगे बढ़े, तो लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। फाइनली एक ही बात उनके मुख से निकलती है, सुसाइड करें। दूसरों को क्या मारेंगे, अपने को मार लें, कई तो परिवार सहित मार लेते हैं, ऐसे केस हो भी गए हैं। लेकिन मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने श्रेष्ठ भाग्य में विश्वास रखना चाहिए, अपने परम पिता में विश्वास रखना चाहिए, फिर से मेहनत करनी चाहिए। एक मार्ग में यदि असफलता मिल रही है तो उसे दूसरे मार्ग की तलाश करनी चाहिए। सभी मार्ग अवरुद्ध नहीं होते, एक मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, हो सकता है सफल ना हो उसमें। जैसे लोग ज्योतिषी आदि भी कहते हैं ग्रह भाई उस तरफ काम मदद नहीं कर रहे हैं। किसी किसी को कह दिया गया तुम सफेद चीजों का काम शुरू करो, एकदम
तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे बहुत सारे सेठ लोगों के साथ हो गए जो गरीब से सेठ बने हैं। सफ़ेद लोग चीज़ों का काम शुरू किया, एक ने तो रुई का ही शुरू कर दिया था, बहुत आगे बढ़ गए। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मरने से अच्छा है मेहनत करना। जिनसे पैसे लिया उनके पास ज़रूर जाना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हम आपका अवश्य लौटाएंगे, पूरा पूरा लौटाएंगे। हमारी ये परिस्थिति है, आप ख्याल न करना, हमें समय दे दो, हम आपके गुड फ्रेंड, आप हमारे गुड फ्रेंड। मनुष्य दूसरा भी समझता है जी, जी, जी। और वो सहयोग अवश्य करे। जिसने 50 लाख उधार दे दिए हैं वो सहयोग भी करेगा आगे भी। और फिर ये जो बहन ज्ञान में चलती है, इसको बहुत अच्छा योग अभ्यास करना होगा। और ये भाई भी अगर थोड़ा सा अभ्यास कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोनों संकल्प 5 बार याद करके 1 घंटा योग करेंगे, राजयोग मेडिटेशन, और संकल्प करेंगे मेरा जो कार्य है इसमें हर कदम पर मुझे सफलता प्राप्त हो। इस बहन को एक विघ्न विनाशक योग का प्रोग्राम कर लेना चाहिए, जिसे हम योग भट्टी कहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये 2 संकल्प 5 बार याद करके 1 घंटा अच्छा योग करें 21 दिन, और संकल्प करें हमारे इस काम धंधे में, व्यापार में, जीवन में जो भी विघ्न आ गए हों वो नष्ट हो जाएं, लाइन क्लियर हो जाए। तो इस तरह करने से बहुत तेजी से इनको सफलता मिलनी प्राप्त हो जाएगी। 21 दिन में अगर ये बहुत सिंसियरली योग करें तो विघ्न नष्ट हो जाएंगे और फिर एक मार्ग मिल जाए, क्योंकि उन्होंने मार्ग अच्छा देखकर ही तो बिजनेस शुरू किया है ना। लेकिन ये बाधा आ गई, ये मनुष्य की पूर्व जन्मों के कुछ कर्मिक अकाउंट के कारण आ जाती है। ये खाता क्लियर हो जाएगा और इनका मार्ग भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। पता जी, एक बात आपने कही कि कई बार मार्ग बदल लेना चाहिए। हो सकता है इनकी उम्र अब ऐसी हो गई हो, या हो सकता है लंबे समय से ये बिजनेस उस बिजनेस के फील्ड में हो, तो वहाँ क्या परिवर्तन करना चाहिए, या फिर इसी में कुछ ध्यान दे करके? हाँ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो रही तो कुछ सलाहकारों से इन्हें सलाह भी ले लेनी चाहिए। भाई माल नहीं बिक रहा, पेमेंट नहीं आ रही, गड़बड़ हो रही, क्या हो रहा है, तो उनकी राय को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरा अर्थ कहने का मतलब ये था कि मान लो बर्तनों का कोई काम कर रहा है तो वो राय लेकर ही करे कि थोड़ा सा कपड़े का शुरू कर दे और देखे उसमें उसको कितनी सफलता मिलती है। ऐसा छोटे स्केल से काम करना शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग एकदम ऊंचे स्केल पर जाके काम शुरू करते हैं वो उनकी गलती होती है। छोटे अगर व्यापार शुरू करना है तो कुछ लाख से शुरू करें, करोड़ों से नहीं। 10 लाख से शुरू करें तो सब कुछ अपने कंट्रोल में रहे और फिर सहज सफलता मिले। कोई बाधा भी आ जाए तो उसको मैनेज तो कर सकें। जी, मतलब नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, बड़ी स्केल पे नहीं, और सब कुछ एक साथ झोंक भी नहीं देना चाहिए ताकि कई लोग ये करते हैं, अपनी सारी पूंजी, अपनी पत्नी की ज्वेलरी भी सब उसमें लगा देते हैं। शेयर वालों को बड़ा ऐसा हो रहा, मरते रहते हैं, सुसाइड करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक का तो कलता घर छोड़ के भाग गया भाई वो हमारा तो पति, क्योंकि सब लोग तंग कर रहे थे, इतना लोन हो गया कि वो शायद कई जन्मों में भी न चुका पाएगा उसको। शेयर में कहा हमारा अच्छा धंधा चल रहा था, ये शेयर में चले गए, वहां से फटाफट करोड़पति बनेंगे और सब बिगड़ गया। तो थोड़ा सा बैलेंस भी रखना चाहिए, लोभ लालच में ज्यादा न जाकर अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए फिर काम शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि जल्दी से जल्दी इनका जो बिजनेस है अच्छी स्थिति में आ जाए और ये कर्ज मुक्त हो जाए। बिंदु जी ने मुंबई से अगला मेल हमें भेजा है भ्राता जी। ये कहते हैं कि जैसे ही मैं योग में बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती है, और जब मैं मुरली क्लास में बैठती हूँ तो मुझे जम्हाई आने लगती है। इसका क्या कारण है और मैं कैसे इसे ठीक करूँ, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है जब ऐसी स्थिति होती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कारण ये कि रात को इसकी नींद पूरी ना होती हो, स्वप्न आदि ज्यादा आते हो, या दिनचर्या अच्छी ना हो, रात को लेट सोते हो। एक तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। दूसरा कारण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन जो हमारी क्रिया है, शक्ति है, वो वीक हो इनकी, भोजन ठीक से हजम ना होता हो, गैसेज बनती हो, पेट की सफाई ना होती हो, तो इससे इनको प्यास बहुत लगेगी तो क्लास में बैठते इनको जवाहियाँ आने लगेंगी, उबासी आने लगेगी। और नींद भी इसीलिए आती है जिसका पेट खराब होता है या नींद की कमी होती है, तो उसको जल्दी योग अभ्यास में नींद आ जाती है। तीसरा भी योग में एक नींद का कारण होता है कि सूक्ष्म रूप से अगर विकर्मों का बोझ हमारे ऊपर रहता है वो भी राजयोग के समय सुला देता है और सुख नहीं लेने देता। इसलिए
इन्हें पुण्य कर्म भी करने चाहिए और पुण्य कर्म इन्हें यही करना चाहिए कि अपने व्यवहार से, अपने बोल से दूसरों को सुख देना, बहुत मीठा रहना, कटुवाणी नहीं, टकराव वाली स्थिति नहीं, परिवार में प्यार का माहौल रहे, सब सुख से जिएं और जीने दें, ऐसा माहौल इन्हें अपने परिवार में क्रिएट करना चाहिए। अपने संबंधों में सुख का आदान प्रदान हो अच्छे बोल से, तो इनको और अच्छी मदद मिल जाएगी। और एक बात और समाधान इनका है कि जब ये योग में बैठें तो योग को अच्छी तरह सीख भी लें। कई लोग केवल ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं, गुड थिंकिंग, बहुत अच्छी चर्निंग, अच्छा चिंतन चले आत्मा के बारे में, शिव बाबा के बारे में, अपने पूरे सृष्टि चक्र के बारे में। योग की जब शुरुआत करें खास इनके लिए तो वो अच्छे चिंतन से करें, स्वमान से करें, तो ये एनर्जेटिक रहेंगी। और फिजिकली ये कि इन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज 10 मिनट अवश्य कर लेनी चाहिए। भोजन थोड़ा लाइट, कभी कभी मनुष्य को पता नहीं चलता, खाने पीने का रस बहुत होता है, योग में बैठने से पहले भी कुछ खा लेते हैं तो पेट भारी होने से भी नींद आती है, इसलिए पेट खाली तो बुद्धि भरपूर रहेगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों ही बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। पता जी, अगली हमारे पास मेल के रूप में रामलोचन जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि मैंने बहुत बार प्रयास किया है आपको फ़ोन करने का, लेकिन आपका फ़ोन कभी भी नहीं लगता है। मैंने मेल किया था, उससे तो रिप्लाई मुझे मिला, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? बहुत सारे लोग भ्राता जी ये शिकायत हमसे करते हैं कि भ्राता जी से हम बात करना चाहते हैं लेकिन हमारी बात नहीं हो पाती। अगर मैं फोन अपना खोल देता हूँ तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये समस्या, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा समय बीच में खोलता हूँ। जो भाग्यवान हैं भाग्यवान तो सभी हैं, वो तो मैं हंसी में कह रहा हूँ, किसी किसी को फोन लग जाता है तो फोन तो करते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जी। सारा समय तो फोन को हम ऑन नहीं रख सकते और बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए आपको लोग फोन कर देते हैं और किसकी इम्पोर्टेंट बात होती है तो आप हमसे करा ही देते हैं। जी भ्राता जी, जब आप अनुभव शेयर करते हैं तो आप कई बार कहते हैं कि भाई मेरे पास ये फ़ोन आया, तो जब मेरे पास फ़ोन आता है तो लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि भाई साहब तो कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन आया और आप कहते हैं कि भाई साहब फ़ोन पे बात नहीं करते, तो इनको क्या समाधान दें? बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी फोन खोलता हूँ और किसी का आता है, कभी कभी जो साथी हैं उनको फोन करते हैं लोग, वो बात करा देते हैं, कभी कभी लोग डायरेक्ट आके अपनी बातें करते हैं, तो ये सब होता है, लेकिन सारा टाइम फोन खोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। जी, तो भ्राता जी क्या करें? क्या हम ये सभी को राय दें कि सभी ईमेल कर दिया करें, ईमेल से ज्यादा सहज होगा? सभी ईमेल कर दिया करें, उससे इजी रहेगा। और अगर वो ईमेल में अपना नंबर भी लिख दें तो आवश्यक समझते हैं तो हम भी उनसे बात कर लेते हैं टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आप हमें इतना वक्त देते हैं, इतना प्रकाश देते हैं, हम सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सचमुच सभी दर्शकों की ओर से आज मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हम सबको इस प्रकार से प्रकाश देके अंधकार से प्रकाश की ओर लिए चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच आप सबकी चाहना तो रहती ही है कि भ्राता जी से हम बात करें, लेकिन जैसे भ्राता जी स्वयं कह रहे थे कि ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं तो लगातार उनको अटेंड करना भ्राता जी के लिए तो संभव नहीं है। लेकिन जो हम प्रोग्राम के बाद आपको नंबर देते हैं, उस नंबर पे फ़ोन करके आप समाधान भी ले सकते हैं और साथ ही अपनी समस्या नोट भी करा सकते हैं। आपने देखा होगा वो सारी बातें या तो मैं ईमेल के रूप में या फिर SMS के तौर पे या फिर आपने कुछ कहा भी है तो उसे भी आपकी तरफ से रखता भी हूँ। तो ये एक सहज प्रक्रिया है जो आपकी समस्याओं के निदान के लिए हमने बनाई हुई है। आप नाराज़ बिल्कुल ना हुआ करें कि हमारा फ़ोन नहीं लग रहा है, आप कॉल अवश्य कर सकते हैं। जल्दी हमने ऐसा विचार भी किया है कि 1 घंटे या 2 घंटे का समय इसके लिए निश्चित कर दिया जाए, ताकि आप भी उस नियत समय पे अपनी बातें हम तक पहुंचा सकें। आशा है आप इसमें हमें अवश्य सहयोग देंगे और आप हमारी बातों को भी अवश्य समझेंगे। और जहां से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, एक बहुत ही गहरी और सुंदर सी बात है जिस पे हम सबको विचार करना है कि यदि विद्यासागर जी के मां ने आभूषण के रूप में कंगन मांग लिए होते या नेकलेस मांग लिया होता तो ये एक बहुत ही सामान्य सी बात होती, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ मांगी गहने के रूप में जो बहुत ही असामान्य था, बहुत ही असाधारण था और लोकहित में था। याद रखें, हम उन्हें याद नहीं करते जो अपने लिए जीते हैं, हम उन्हें अवश्य याद करते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, और वही लोग अमर हैं।
इसीलिए हम लोग नारा भी लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, फला फला तेरा नाम रहेगा। ये हम उनके लिए ही कहते हैं जिन्होंने हमारे लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ किया है। इसलिए कहते हैं परहित सरस सुख नहीं कोई दूजा। इसलिए हम भी परहित करते चलें और न केवल औरों को सुख प्रदान करें बल्कि अपनी अंतरात्मा को भी सुकून प्रदान करें। इस पे गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि सचमुच ये सुंदर आभूषण हम सबको ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं और समाज कल्याण में भी इनका बहुत योगदान रहेगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।